हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग सामान्य हिंदी का पाठ नंबर 3। मैं आपको इस पाठ में अलंकार के बारे में सबसे बेस्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा। यकीन मानिए कि इसके बाद आपको दोबारा अलंकार पढ़ने की आवश्यकता जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संपूर्ण हिंदी को शुरू से बेसिक से पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए कि आपको इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग अलंकार के बारे में, और सबसे नैनो सेकंड में हम पहचानेंगे अलंकार को। देखते ही पता चल जाएगा कि यह कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं अलंकार का अर्थ होता क्या है। ठीक है, अलंकार को समझते हैं, अलंकार का अर्थ होता क्या है। तो देखिए, अलंकार का अर्थ होता है अलम प्लस कार। यहाँ पे अलम का अर्थ होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व को ही अलंकार बोलते हैं, है ना। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से स्त्री की जो शोभा कौन बढ़ाता है? तो गहना बढ़ाता है। ठीक है, उसी तरह से काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? तो अलंकार बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके देखते हैं, यहां से समझिए। काव्य का आभूषण अलंकार को बोलते हैं। काव्य का आभूषण किसे कहते हैं? तो अलंकार को ही काव्य का आभूषण कहा जाता है, यानी कि गहना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। आचार्य भोज ने उभया अलंकार को तीसरा भेद कहा है अलंकार का। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि आचार्य भोज के अनुसार अलंकार का तीसरा रूप क्या है? उभया अलंकार है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके अनुसार अलंकार का तीसरा जो रूप है उभया अलंकार है। तो आपको बोलना पड़ेगा वहां पे आचार्य भोज के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर तीन भेद होते हैं। ठीक है, तीसरा कौन सा अलंकार होता है? तो उभया अलंकार तीसरा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। आगे अलंकार में व्यंजन संधि होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अलंकार में कौन सी संधि होती है। तो आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे व्यंजन संधि होती है अलंकार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं अलंकार के भेद। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ से अलंकार के भेद होते कितने हैं। तो अर्थ के आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर अलंकार कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है अर्थालंकार, दूसरा होता है शब्दालंकार। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अर्थालंकार के बारे में। इसके कौन कौन से भेद होते हैं सबको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला अर्थालंकार। इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं उस सबको पढ़ेंगे हम। चलिए, तो इसके अंतर्गत पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता क्या है चलिए समझते हैं अच्छे से। आप बहुत ही ध्यान देके इसको देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। यकीन मानिए कि आपको 110% समझ में आएगा ये अलंकार। ठीक है, चलिए तो देखिए उपमा अलंकार होता क्या है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से सम सरिस आए तो वहां उपमा अलंकार होता है। बात समझिए, किसी भी पंक्ति में आपको देखना है बस क्या? योजक चिन्ह आए और उसके जस्ट बाद शब्द कौन सा आए? सा आए, सी आए, से आए, सम आए और सरिस आए। इन सभी शब्दों में से कोई भी शब्द अगर योजक चिन्ह के जस्ट बाद आ जाए, है ना, तो हो जाएगा कौन सा? उपमा अलंकार होगा। बस आपको सिर्फ यही ध्यान देना है। चलिए एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा आपको। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं। यहां से देखिए जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिनका मन। आप समझिए, सागर सा, सागर के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह के जस्ट बाद क्या है? सा है। ऐसा बोला गया था ना कि कोई भी पंक्ति हमें देखना है, उसमें अगर योजक चिन्ह आता है और उसके जस्ट बाद सा सी से सम सरिस में से कोई भी एक वर्ड आ जाए इसमें, तो हो जाता है कौन? उपमा अलंकार। देखिए यहाँ योजक चिन्ह तो आ रहा है और योजक चिन्ह के जस्ट बाद क्या है? सा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो हो जाएगा उपमा अलंकार। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए गिरी सा, यहाँ गिरी के बाद क्या है? योजक चिन्ह है, यहाँ देखिए, और उसके बाद क्या है? सा है। तो क्या बोले थे? सा से सी सम सरिस में से कोई भी, है ना, शब्द आ जाए किसके बाद? तो योजक चिन्ह के बाद, तो होता है उपमा अलंकार। बस आपको इतना ही देना है ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब उसके बाद समझते हैं यहां से रूपक अलंकार होता क्या है। क्या बोले हम? रूपक अलंकार। तो जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से सम सरिस में से कुछ ना आए तो होता है रूपक अलंकार। बस आप देखिए, अगर किसी वाक्य में
सिर्फ और सिर्फ योजक चिन्ह आए और उसके बाद सा सी से सम सलिस में से कोई भी शब्द नहीं आए तो होता है रूपक अलंकार। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल समझिए यहाँ से। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हो, यहाँ देखिए चंद्र और खिलौना के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, तो सिर्फ योजक चिन्ह आना चाहिए। सा सी से सम सलिस में से कोई भी शब्द नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ योजक चिन्ह आएगा तो हो जाएगा रूपक अलंकार। आगे देखिए, चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ चरण और कमल के बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ योजक चिन्ह है, तो हम कह सकते हैं जो ये पंक्ति होगा वह रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है। क्या बोले हम, उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है, समझिए। यदि पंक्ति में जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु आदि आता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको क्या देखना है, शब्द में के अंदर किसी भी वाक्य के बीच में या कहीं पर भी, शुरू में या लास्ट में या बीच में, अगर आपको जनु मिल जाए, जानो मिल जाए, मनु मिल जाए, मानो मिल जाए, जनहु मिल जाए या मनहु मिल जाए, इन सभी शब्दों में से कोई एक भी शब्द मिल जाए आपको उस पंक्ति में तो वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ दिया हुआ है, जैसे में जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, देखिए जनु आ गया तो हम कह सकते हैं ये लाइन जो होगा कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आप देखो आगे, नेत्र मानो कमल सा, यहाँ देखिए मानो आ गया तो हम बोलेंगे ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, आगे बढ़िए देखिए। उसके बाद मनहु नीलमणि शैल पर आपत प्रयो प्रभात, यहाँ देखिए मनहु आ गया तो आपको सिर्फ पंक्ति में देखना है जनु जानऊ मनु मानहु जनहु और मनहु, इन सभी में से कोई एक भी शब्द अगर आपके पंक्ति में आ जाए, आपके लाइन में आ जाए, आपके वाक्य में आ जाए तो होगा कौन सा अलंकार, तो होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, उसके देखते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट है अलंकार का जो भेद है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या नाम है इसका, अतिशयोक्ति अलंकार। अब समझिए अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है, उसकी परिभाषा समझते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए जहां किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। जहां पे किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बोले, ठीक है, ऐसा नहीं है फिर भी उसको बढ़ा चढ़ाकर तिल का तार बना दिया, ठीक है तो कुछ नहीं लेकिन उसको बहुत बड़ा बना दिया, ठीक है, तो वही होती है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल से, अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत्यु में भी फूंक देगी जान, क्या कभी किसी की मुस्कान मृत्यु में जान डाल सकती है, नहीं डाल सकती है। यह क्या है, एक कल्पना है ना, आभास है बस। तो इसमें क्या किया गया है, एक छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर इतना बढ़ा दिया गया है कि वो लगेगा कि तिल का तार हो गया। ठीक है, जैसे देखिए है ना यहाँ पर, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत्यु में भी फूंक देती जान, है ना। तो इस तरह की बात कही गई है, क्या ये संभव है, संभव तो नहीं है, लेकिन इस तरह की बात को कही गई है, बात को चढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना रोया था मैं उस दिन ताल तरैया सब भर डाले, इतना रोया था मैं उस दिन ताल तरैया सब भर डाले। क्या रोने से कभी तालाब भरती है ना, भरती है। कितना भी आप जीवन भर रो लीजिएगा फिर भी वो तालाब क्या एक बाल्टी भी भरेगा नहीं। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि कोई भी वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश करे, है ना, लगे कि ये असंभव सा वाक्य है। ठीक है, असंभव है ना, ये संभव की बात है ही नहीं, ये असंभव की बात बोल रहा है, तो वहां पे होगा क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। बस आपको ये देखना है कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा बढ़ा दिया गया है ना, जो असंभव है उसको संभव करने की कोशिश किया गया है तो होगा अतिशयोक्ति अलंकार। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं, अब देखते हैं आगे। उसके बाद है नेक्स्ट अलंकार का भेद, मानवीकरण अलंकार। क्या बोले हम, मानवीकरण अलंकार। अब देखिए इसकी कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब प्रकृति वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तो वहां पे मानवीय अलंकार होता है। यानी कि निर्जीव वस्तुओं में अगर सजीव की भावनाओं को डाल दिया जाए तो होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या कभी फूल हंसते हैं, कलियां कभी मुस्कुराती है, नहीं। देखने में लगता है कि हम मुस्कुरा रही है लेकिन वास्तव में मुस्कुराती नहीं है। ठीक है, यानी कि निर्जीव वस्तु को सजीव की भांति उसको क्या दिया गया है,
बढ़ाया गया है ना, उसको बनाया गया है ना, कल्पना किया गया है कि जो निर्जीव है वह सजीव की तरह दिख रहा है ना, ऐसे बोला गया है इसको, लेकिन ये हकीकत नहीं है। देखिए आगे, सागर के उर पार नाच नाच करती लहरें मधुर ज्ञान। ठीक है, ऐसे लगता है कि जो लहर है ना समुद्र की वह गान करता है। ठीक है, ऐसा हकीकत में है नहीं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव की भावना दिया गया हो, है ना, निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव की भांति किया गया हो। ठीक है, तो वहां पे होगा आपको मानवीय कलन अलंकार। ठीक है, चलिए, जैसे बोला जाता है ना कि ये जो मिट्टी की जो मूर्त है, लगता है कि अब बोल देगी तो तब बोल देगी। ठीक है, लेकिन वास्तव में बोलती है क्या? नहीं बोलती है। एक निर्जीव वस्तु को सजीव की भावना दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे होता है मानवीय कलन अलंकार। ठीक है, आई होप आप समझ में आया होगा आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहां से देखते हैं और अलंकार के भेद को। उसके बाद है असंगति अलंकार। क्या नाम है इसका? है असंगति अलंकार। देखिए, जहां पर कारण को कहीं और बताया जाए और कार्य को कहीं और, मतलब कारण कहीं और है और कार्य कहीं और है। ठीक है, वहां होता है असंगति अलंकार। इसको एग्जाम्पल से समझना सबसे बेस्ट तरीका होगा। देखिए, उदाहरण समझिए, गंध मैंने पिया, है ना, मदहोश कोई और हुआ। ठीक है, मतलब क्या? गंध मैंने पिया और मदहोश कोई हुआ, है ना, यानी कि गंध को मैंने सूंघा और बेहोश कोई और हो गया। क्या ऐसा बात है? हो सकता है क्या? मैंने गंध सूंघा तो मैं ही बेहोश होऊंगा ना, किसी और के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो वो होता है असंगति अलंकार, यानी उसमें कोई भी तालमेल बैठता ही नहीं है ना। जहर मैंने पिया और मरा कोई और, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसमें कोई संगति नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं असंगति अलंकार। ठीक है, इसमें कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। चलिए आगे, आंखें मेरी झप्पी खामोश कोई और हुआ। आंखें मेरी झप्पी और खामोश कोई और हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? है ना, कि जुड़वा थोड़ी ना है कि हम रोएंगे तो भी रोएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें असंगति क्या होगा? अलंकार की भावना इसमें व्यक्त की गई है। ठीक है, चलिए आगे, वाहरी पाक मोहम्मद, असर तुम्हारा है चोट मुझको लगी, बेहोश कोई और हुआ। ठीक है, बाहरी पाक मोहम्मद, असर तुम्हारा है चोट मुझको लगी और बेहोश कोई और हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है? चोट किसी और को लगे और बदहोश कोई और हो। क्या ऐसा संभव है? नहीं है, बस इसको बात को बढ़ाया गया है। ठीक है, ऐसे बात को बोला गया है। ठीक है, इसमें क्या है? असंगति अलंकार होगा। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया आपको किस तरह का वाक्य इसमें आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उल्लेख अलंकार। क्या है? उल्लेख अलंकार। अभी के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में आपको असंगति अलंकार, उल्लेख अलंकार बहुत पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब नए नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं इसको अपडेट किया हूं और अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, जहां पर एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार के से किया जाए। देखिए, जहां पर एक वस्तु का वर्णन अनेक अनेक प्रकार के किया जाए। अब देखिए, उदाहरण समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, है ना, मतलब एक ही वस्तु को अनेक अनेक रूप देकर उसको क्या किया गया है? बुलाया गया है, संबोधित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गमन में, तू ज्ञान है हिंदुओं में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, सत्य तू सुजन में। यहाँ ने कि नोट समझिए, यहाँ एक ही ईश्वर के कई रूपों को दर्शाया गया है। इसमें क्या किया गया है? कई, है ना, एक ही ईश्वर के कई रूपों को क्या किया गया है? दर्शाया गया है ना, यानी कि वर्णन किया गया है। तो कह सकते हैं एक ही, है ना, चीज क्या अनेक अनेक प्रकार से वर्णन करे, है ना, तो वही होता है क्या? उल्लेख अलंकार। ठीक है, देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको क्या बोला जाएगा? आप सर्वज्ञ है, आप ही प्राण है, आप ही ज्ञाता है, आप ही सर्वज्ञ है ना, तो मतलब उसी व्यक्ति के बारे में अनेक प्रकार से उसकी विशेषता की गई, तो उसी को बोलते हैं उल्लेख अलंकार। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब उसका देखते हैं विरोधाभास अलंकार होता क्या है, समझिए। ठीक है, उसका क्या है? विरोधाभास अलंकार। जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए। देखिए, जहां विरोध नहीं है फिर भी वहां विरोध का आभास किया जाए। ठीक है, यानी अनुभव किया जाए। उदाहरण समझते हैं, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय, मेरी अब हार विजय क्या। ठीक है, समझिए, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय, मेरी अब हार विजय क्या। ठीक है, यानी कि इसमें विरोध की भावनाओं को व्यक्त करते हुए, है ना, बताया गया है, लेकिन विरोध उसमें है नहीं। ठीक है, उसमें विरोध की भावना को दर्शाया गया है लेकिन उसमें विरोध का कोई बात ही नहीं हो रहा है। क्या बोला गया है? हार और विजय
कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, विरोधाभास अलंकार होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं आगे, उसके देखते हैं शब्दालंकार के भेद, ठीक है। समझिए, नोट में, शब्दालंकार बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। जो शब्दालंकार होता है वह अलंकार के बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। चलिए अब देखते हैं शब्दालंकार के प्रमुख भेद समझते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो पहला इसमें होता है अनुप्रास अलंकार। क्या नाम बोले इसको? अनुप्रास अलंकार। चलिए उसके बाद है दूसरा यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार और पांचवा है पुनरोक्ति अलंकार। चलिए अब देखते हैं एक एक कर को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें सबसे पहला जो है वो है मेरा अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। चलिए अब अनुप्रास अलंकार के बारे में ऐसे समझते हैं क्या होता है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, वर्ण बार बार आए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है ना। जिस भी वाक्य में आपको वर्ण की पुनरावृत्ति हो बार बार, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। देखिए एग्जाम्पल समझिए, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ देखिए चारों में चौ आया, चंद्र में चौ आया, चंचल में भी चौ आया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, चौ वर्ण की बार बार उच्चारण हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा इस वाक्य में। आगे बढ़िए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। अब देखिए मधुर में मौ, फिर मधुर में मौ, मुस्कान में भी मौ और मनोहर में भी मौ, मनुज में भी मौ, यानी कि इसमें मौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो हम कह सकते हैं किसी भी वाक्य में अगर सेम वर्ण की आवृत्ति यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। आगे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ देखिए रघुपति में रौ की वृत्ति हुई, राघव में भी रौ है, राजा में भी रौ है और राम में भी रौ है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, रौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए देखिए अब इसके कुछ नोट देख लीजिए। इसका अनुप्रास अलंकार के 5 विध होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो अनुप्रास अलंकार है उसके 5 भेद होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन आपको आया तो यहाँ से आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। उसके बाद है दूसरा यमक अलंकार होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं यमक अलंकार के बारे में। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, ये याद रखिएगा। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी अनेक हो उसके, तो उसके बोलते हैं हम यमक अलंकार। देखिए जब एक ही शब्द है और एक से अधिक बार आए भी हैं तो वह क्या होता है, यमक अलंकार होता है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, माला फेरत जग गया, फरा न मिलका, फिरा न मलका, फेर कर का मन का डोरी दे, मन का फेर, ठीक है। देखिए आप समझिए अच्छे से। चलिए देखते हैं अच्छे से समझिए। यहां देखिए चलिए समझते हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे समझते हैं। माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डोरी दे, मन का फेर। अब देखिए यहाँ मन का और यहाँ मन का यानी कि एक ही शब्द है और एक से अधिक बार आया है और दोनों का अर्थ क्या होगा, अनेक होगा। यहाँ देखिए यहाँ मन का अर्थ होता क्या होता है, एक घड़ा, सुराही जिसको बोलते हैं। और एक मन का मतलब क्या होता है, अपने मन से जो बोलते हैं ना कि मेरा मन आज खाने का नहीं है, आज मेरा मन सोने का है, ठीक है, आज हम कहीं घूमने जाने का मन है। तो एक मन का मतलब होता है एक आत्म, है ना, जो अपने शरीर के निकलता है ना मन, वो मन होता है। और एक मन का मतलब क्या होता है, एक मन का मतलब होता है सुराही, ठीक है, घड़ा जो मिट्टी का जो होता है ना उसको बोलते हैं मन का। तो देखिए यहाँ दो शब्द तो है और सेम शब्द है, दो शब्द है और एक ही तरह के सेम शब्द है और दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे होता है यमक अलंकार। जब एक ही प्रकार के एक से ज्यादा शब्द हो और उसके अर्थ भी अनेक हो तो हम कह सकते हैं यमक अलंकार होगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है। चलिए अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए समझ लेते हैं यहाँ से, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखिए घटा एक आया और एक घटा आया। तो एक घटा का मतलब क्या होता है, बादल, मेघ। और ये घटा का मतलब क्या होता है, कम, डिक्रीजमेंट, है ना, नहीं बोलते कम हो गया, है ना। यहाँ आज का तापमान कम है ना, पानी का लेवल कम हो रहा है। तो एक घटना का मतलब क्या होता है, कम, है ना, डिक्रीजमेंट के सेंस में आता है।
और एक घट्टा का मतलब क्या होता है, बादल मेघ के सेंस में आता है, ठीक है, बादल वर्षा के सेंस में आता है। तो यहाँ पे सेम शब्द है और उसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो बस आपको देखना है कि सेम शब्द एक से ज़्यादा बार आएगा और उसके अर्थ भी अलग अलग होगा, तो होगा यमक अलंकार, बस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। उसके देखते हैं श्लेष अलंकार होता क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द आएगा और उसी एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल समझिए, रावण सर सरोज बंचारी चली रघुवरी सिली मुख। अब देखिए यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरण में सिली मुख शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। इस शब्द का पहला अर्थ है बाण एवं दूसरा अर्थ है भ्रमर, ठीक है, भ्रमर। दूसरा अर्थ क्या है, भ्रमर से है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही शब्द है और उसी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ है, तो वहां पे होगा श्लेष अलंकार, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उसका देखिए नेक्स्ट, अब देखिए एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल समझ लीजिए यहाँ से। मोहम्मद, देखिए नेक्स्ट समझते हैं यहाँ से एग्जाम्पल। मोहब्बत बरसा दे न तू सावन आया है। यहाँ सावन का अर्थ दो है, किसी व्यक्ति का नाम सावन हो सकता है और दूसरा वर्षा के अर्थ में भी सावन का प्रयोग होता है, ठीक है, कि सावन का महीना आ गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक ही शब्द हो और उसके अलग अलग कई अर्थ हो तो वहां पे होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार और जो आपका यमक अलंकार है, आप अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, यकीन मानिए 110% समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से उसके बाद है वक्रोक्ति अलंकार होता क्या है। चलिए देखिए, वक्रोक्ति अलंकार होता क्या है, जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला गया, अच्छे से समझिए। जहां पर वक्ता के द्वारा यानी कि जो बोलने वाला है के द्वारा, और श्रोता मतलब क्या होता है, सुनने वाला, यानी कि वक्ता यानी बोलने वाला कुछ और बोला और श्रोता यानी कि सुनने वाला कुछ और सुन लिया उसको, ठीक है। तो वहां पे होता है वक्रोक्ति अलंकार। बस आपको इतना बात समझ में आना है कि वहां वक्ता कुछ और बोला और श्रोता कुछ और सुन लिया, ठीक है, उल्टा पुल्टा सुन लिया अपना, ठीक है, सही नहीं सुना, जो बोला वो नहीं सुना, कुछ और सुन लिया, ठीक है। चलिए तो वहां होता है वक्रोक्ति अलंकार। इसको उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक कबूतर देख हाथ में पूछा, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा है, उड़ गया सपर है। आप इसको अच्छे से समझते हैं, आपको समझ नहीं आया होगा, हम जानते हैं। चलिए अच्छे से समझते हैं इसको। इसका मतलब कहता क्या है, इसके लिए हम ये जो पॉइंट हम लिखे हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, है ना, इस अलंकार को पहचानने में। तो देखिए स्पष्टीकरण में समझते हैं। उपयुक्त छंद में बादशाह ने अपनी रानी से पूछा कि एक कबूतर तुम्हारे पास है और अपर यानी कि दूसरा कबूतर कहाँ है। अपर मतलब क्या होता है, दूसरा कबूतर कहाँ है। तो नूरजहां ने कहा, जो रानी थी उसकी, नूरजहां ने कहा, दूसरे कबूतर को उड़ाते हुए जवाब दिया कि अपर अर्थात बिना पंख वाला कैसा कबूतर, वह तो इसी कबूतर की तरह सपर है अर्थात पंखों वाला था, सो उड़ गया। यहाँ छंद में अन्य अर्थ निकाला गया है और यहाँ श्लेष वक्रोक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यानी कुछ और बोला वो और सुन ली कुछ और, ठीक है। तो वही होता है कौन सा, तो वहां होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट। चलिए अब उसके बाद देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार होता क्या है। क्या नाम है, पुनरुक्ति अलंकार। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है, अर्थ एक ही हो। जब शब्द दो बार दोहराया जाए लेकिन शब्द एक ही हो तो वहां होता है पुनरुक्ति अलंकार। उदाहरण समझते हैं। धीरे धीरे फिर चढ़ा चरण, बाल की गोलियों का प्रांगण, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, जब कोई दो शब्द बार बार आए और अर्थ एक ही हो। जैसे देखिए धीरे और धीरे, इन दोनों दो शब्द आए बार बार और दोनों का अर्थ क्या होता है, धीरे यानी कि स्लो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना स्लो, धीरे चलिए, स्लो स्लो चलिए, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब दो शब्द यानी दो एक ही प्रकार के शब्द बार बार आए और अर्थ भी क्या हो, सेम हो, तो वहां होता है पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है। देखिए झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, यहाँ झलक दिखला जा मतलब भी सेम होता है और झलक दिखला जा मतलब भी सेम ही होता है। तो यहाँ पे दो शब्द आए और दोनों एक प्रकार के ही है,
ठीक है, और अर्थ भी सेम देते हैं, तो वहाँ होता है पुनरुक्ति अलंकार। आई होप आप अच्छे समझ में आएगा आपको। चलिए एक बार आ जा, चलिए आगे नोट समझते हैं। पुनरुक्ति अलंकार को विप्सा अलंकार भी कहते हैं, ये भी याद रखेगा कि पुनरुक्ति अलंकार को कौन सा अलंकार बोलते हैं, तो विप्सा अलंकार भी पुनरुक्ति अलंकार को ही बोला जाता है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए तो चलिए आज के लिए यहाँ तक ही रहेगा। अगर कंप्लीट सामान्य हिंदी आपको पढ़नी है शुरू से लेकर अंत तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।